दोस्तों, पिछले कई दिनों से हमारे जैसे YouTube पत्रकार इस बात को लेकर टेंशन में थे, परेशान थे। हमने कई वीडियोस भी आपको दिखाई जिसमें हमारी ये चिंताएं थी कि जो नया ब्रॉडकास्ट बिल सरकार लेकर आई है उसमें हमारे जैसे YouTube पत्रकारों पर एक तरह से नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। लेकिन एक बहुत बड़ी राहत कल देर रात निकल कर आई, राहत के तौर पर हमारे जैसे YouTube पत्रकारों के लिए, जब खबर आई कि सरकार ने ये बिल वापस ले लिया है। तो बड़ा सवाल ये है कि ये क्या वाकई में बहुत बड़ी राहत है हमारे जैसे YouTube पत्रकारों के लिए? ये राहत कितनी लंबी चलेगी? और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि आखिर सरकार को ये फैसला क्यों लेना पड़ गया? सब कुछ मैं आपको तफसील से बताने वाली हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं कि सरकार ने कल अचानक जब बिल वापस लिया, जो सरकार कभी कोई अपना फैसला वापस लेने को राजी नहीं होती। आप जानते हैं मोदी सरकार के बारे में किस तरह की अब तक की छवि है, कोई बिल सरकार वापस नहीं लेती है। वो बिल सरकार ने खुद वापस लिया, और न केवल वापस लिया बल्कि बयान जारी किया। दोस्तों, बयान में कहा गया है, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कहा है इस बारे में कि विधेयक का एक मसौदा तैयार हो रहा है। इस मसौदा विधेयक को 10 नवंबर 2023 को जनता और हितकारों, यानी कि जिन पर एक कानून प्रभाव डालेगा, उनकी राय के लिए स्पष्टीकरण नोट्स के साथ सार्वजनिक किया गया था। विभिन्न संघों सहित कई लोगों से इस मसौदे पर सुझाव टिप्पणियां मिली हैं। मंत्रालय हितधारकों के साथ मसौदा विधेयक पर चर्चा करने के लिए परामर्श श्रृंखला आयोजित कर रहा है। आपकी राय लेने के लिए 15 अक्टूबर 2024 तक अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। विस्तृत चर्चा के बाद एक नया मसौदा प्रकाशित किया जाएगा। यानी कि ये बिल हमेशा के लिए वापस नहीं लिया गया है, फौरी राहत ही हम इसे कहेंगे हमारे जैसे पत्रकारों के लिए। तो सरकार ने कहा है कि अभी हम ये बिल हमने सार्वजनिक कर दिया था, उसके बाद जितने भी लोग थे जो इससे प्रभावित हो रहे थे, हितधारक, उनसे हमने बात की और उनसे हमें बहुत से सुझाव मिले। फिलहाल जो हमने ड्राफ्ट किया है बिल, उसको हम वापस लेते हैं और 15 अक्टूबर 2024 तक का वक्त दिया गया है। 15 अक्टूबर 2024 तक एक बार फिर से नया मसौदा लेकर हम इस बिल को लेकर आएंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि इसी साल जो विंटर सेशन होता है उस पर या उसके आसपास जो भी सेशन होता है उस वक्त एक नया बिल सरकार लेकर आए। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि सरकार ने कौन से हितधारकों से बात की, क्योंकि जब ये बिल आया था तो हमारे जैसे YouTube पत्रकारों की यही शिकायत थी कि हमको ये बिल सीधे प्रभावित करने वाला है, हम पर तमाम तरह की पाबंदियां लगाने की डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोशिश की जाएगी। हमसे हो सकता है कहा जाए कि आप लाइसेंस लीजिए, हमसे हो सकता है कहा जाए कि आप लीगल टीम गठित कीजिए, हमसे हो सकता है कहा जाए कि आप कोई ग्रेवियांस कमेटी बनाइए, जो कि हम नहीं कर सकते। क्योंकि आप अगर कंपेयर करें बड़ी बड़ी मीडिया कंपनियों से और हमसे, तो हम तो उनके आगे कौड़ियों में कमाते हैं। अगर उनसे कंपेरिजन किया जाए तो हम थोड़ी अफोर्ड कर सकते हैं कि हम कोई ग्रेवियांस कमेटी को सैलरी दें, कोई लीगल टीम को सैलरी दें। हम तो ले दे के 2 लोगों के साथ काम करते हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि हमारे जैसे जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, खासतौर पर मेरे जैसे लोग जिनके पास बिल्कुल टीम नहीं है, 2 लोगों की टीम है कुल, वो फिर कैसे काम करेंगे? या तो उनका काम खत्म हो जाएगा या उनको चैनल बंद करना पड़ जाएगा। और हमसे बात भी नहीं की गई। हमारे जैसे YouTube पत्रकारों को शिकायत ये भी थी कि हमको तो बताया गया बस कि ये हम रख रहे हैं, हमसे कोई बात नहीं की गई, ना हमको बुलाकर हमसे विचार करने के लिए हमसे कोई चर्चा नहीं की गई, हमको बुलाकर बताया नहीं गया गया, ना हमसे कोई सुझाव मांगे गए। दोस्तों, बहुत से YouTube पत्रकारों ने ये भी कहा कि ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप 3 कृषि कानून ला रहे हैं किसानों के लिए, किसानों से बात नहीं कर रहे हैं। तो बाद में हालांकि आपको उस वक्त कानून बनाकर हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी थी मोदी जी को किसानों से। इस बार सरकार ने एक तरह से आप कह सकते हैं कि उस गलती से सबक लेते हुए शायद एक बात को समझा है कि अगर इस बिल को आप सीधे आगे लेकर बढ़ जाते हैं बिना उन लोगों से बात करे जिनको ये बिल प्रभावित करता है, तो सरकार 2 मोर्चों पर फंस सकती है। दोस्तों, इस बार के जो बजट सत्र है उसमें वो देखने को मिला है जो पिछले 10 सालों में कभी देखने को नहीं मिला है। दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल जब सरकार लेकर आई तो जाहिर तौर पर कोई सरकार बिल लेकर आती है तो कैबिनेट में चर्चा होती है ना, और कैबिनेट में उसके अपने सहयोगी थे ना, जेडीयू भी थी, टीडीपी भी थी, और सरकार को यह भी पता था कि लोकसभा में उसकी क्या संख्या है, राज्यसभा में उसकी क्या संख्या है। सरकार को सारी चीजें पता थी, उसी के बाद ही सरकार बिल लेकर आई ना। पिछले 10 सालों में कोई भी बिल जेपीसी में नहीं भेजा गया। जेपीसी में भेजने का जो एक सिलसिला होता था वो सिलसिला इस सरकार में खत्म ही हो गया था पिछले 10 सालों में। लेकिन ये पहली बार हुआ 2024 के नतीजों के बाद कि कोई बिल
ना केवल सरकार को जेपीसी को भेजना पड़ा, बल्कि जेपीसी को बिल भेजना मतलब ठंडे बस्ते में डालना। अब वो बिल कब जेपीसी से पास होगा, क्योंकि जेपीसी एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, उसमें सारे दल के लोग शामिल होते हैं, बहुत ही गहनता से चर्चा होती है, उसे आप मिनी पार्लियामेंट भी कह सकते हैं। तो वो सरकार जिसके लिए कहा जाता है कि वो कभी अपने पैर वापस नहीं खींचती है, उसने देखिए 2 मोर्चों पर झटका खाया है। एक, विपक्ष ने मजबूती से संसद में इस बिल को लेकर जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार से तीखे सवाल पूछे, और दूसरा, उसके अपनों ने साथ छोड़ दिया। भले ही जब सरकार ने बिल पेश किया हो तब जेडीयू और टीडीपी ने खुलकर इस बिल का समर्थन किया हो, लेकिन आगे जब बिल पर चर्चा आगे बढ़ी तो बहुत हद तक चंद्रबाबू नायडू को यह बात समझ में आ गई कि वाईएसआरसीपी, जिनके साथ आंध्र प्रदेश में उनको राजनीति करनी है, जो मुख्य विपक्षी दल है इस समय वाईएसआरसीपी, भले ही संसद में उनके बहुत सारे सांसद ना हो, लेकिन सच्चाई ये है कि जो आंध्र प्रदेश है वहां मुस्लिमों को लेकर, मुस्लिम वोट बैंक को लेकर खींचतान रहती है। चंद्रबाबू नायडू को भी मुस्लिमों का वोट मिलता है। वो तो खैर मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं, न केवल बात करते हैं बल्कि कहते हैं कि चुनाव के बाद भी हम प्रतिबद्ध देने के लिए हम देंगे। और वाईएसआरसीपी को भी मुस्लिमों का काफी वोट मिलता है। तो किसी भी हाल में चंद्रबाबू नायडू नहीं चाहते थे कि उनकी आने वाली राजनीति इस बिल के साथ खड़े होकर उनको प्रभावित करे, इसीलिए उन्होंने एक तरह से सरकार के कान में डाल दिया कि आप इसको जेपीसी में भेज दीजिए। तो सरकार को जेपीसी में बिल भेजना पड़ा। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या जो वक्फ संशोधन बिल का जो हश्र हुआ था, उस हश्र से सबक लेते हुए सरकार के ये समझ में आया है कि अगर आप पूरी तैयारी के साथ ये बिल नहीं लेकर आते हैं और इसका हश्र भी ये हो जाता है, तो सरकार बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। सरकार की बहुत छीछा लेदर हो जाएगी बेसिकली, क्योंकि इस तरह के बिल पर सरकार पर इस तरह के भी आरोप लगेंगे कि पहले तो आपने मेन स्ट्रीम मीडिया को अपनी गोद में बिठा लिया, जो कि सब जानते हैं आजकल हमारी मीडिया को गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है। उसके बाद जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, जो यूट्यूब पत्रकार है हमारे जैसे, वो मुखरता से अपनी बात रख रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और लोग उनको पसंद कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि हम लोग इतनी बकवास करते हैं, इतने टोटल फ्लॉप हैं कि हमको आप लोग पसंद नहीं करते हैं। भाई मेरी जैसी पत्रकार को, जो रवीश कुमार या अजीत अंजुम जैसा अनुभव भी नहीं है, मुझे तो ले दे के मुश्किल से 16 साल का ही अनुभव है पत्रकारिता में, मेरी जैसी पत्रकार को आप 1 साल में 7 लाख सब्सक्राइबर दे रहे हैं, लाखों में व्यूअरशिप दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं दोस्तों? आप लोग पसंद कर रहे हैं ना हमको, आप लोग सुनना पसंद कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि वो पत्रकार जिनके साथ जनता है, वो पत्रकार जिनको हाथों हाथ जनता ले रही है, आप उन पत्रकारों पर नकेल कस रहे हैं, तो आपको न केवल राष्ट्रीय स्तर पर मुसीबत झेलनी पड़ती, एक शर्मिंदगी झेलनी पड़ती, आप पर सवाल उठते कि देखिए आप मीडिया पर पाबंदी लगा रहे हैं, आप पत्रकारों पर पाबंदी लगा रहे हैं, बल्कि इंटरनेशनल हेडलाइन भी बनती कि देखिए हाल के सालों में जब मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपनी साख खोई, एक अलग से पैरेलल मीडिया खड़ा हुआ, उस पैरेलल मीडिया पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार ने इस तरह का बिल मोदी सरकार लेकर आ गई। और इसके अलावा मैं ये भी बता दूं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जिस तरह की पाबंदियों का जिक्र हो रहा था, उस तरह की पाबंदियां दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं है यूट्यूब पत्रकारों पर। और यूट्यूब में करंट अफेयर्स को लेकर वीडियोस बनाना, इसका तो एक बहुत ही बड़ा, मतलब एक बहुत बड़ा फील्ड है। ध्रुव राठी जैसे लोग हैं जो इतिहास पर भी वीडियो बनाते हैं, जो साइंस टेक्नोलॉजी पर वीडियो बनाते हैं, फिर वो पॉलिटिकल वीडियो भी बना देते हैं। बहुत से दूसरे ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो इलेक्शंस होते हैं या कोई बड़ी खबर होती है तो वो पॉलिटिकल वीडियो बना देते हैं, लेकिन इन जनरल वो नॉर्मल करंट अफेयर्स पर वीडियो बनाते हैं। बहुत से ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं जिनको करंट अफेयर्स पर वीडियो बनानी होती है, तो करंट अफेयर्स और पॉलिटिकल अफेयर्स भी आते हैं, तो वो पॉलिटिकल खबरें भी दिखाते हैं, राजनीतिक खबरें भी दिखाते हैं हमारी तरह, लेकिन वो पत्रकार थोड़े ही हैं। अब आप ध्रुव राठी को पत्रकार थोड़ी कह सकते हो, या आप दूसरे यूट्यूबर्स जो करंट अफेयर्स पर वीडियो बनाते हैं उनको पत्रकार थोड़ी कह सकते हो, क्योंकि वो जनरली भी वीडियो बनाते हैं। हमारे जैसे यूट्यूब पत्रकार हैं पत्रकार, क्योंकि हम जनरल वीडियो नहीं बनाते, हम केवल पत्रकारिता या पॉलिटिकल खबरों पर ही अपने आप को सीमित रखते हैं। तो आप फिर सबको एक ही कैटेगरी में कैसे रखोगे? इसकी बहुत सी पेचीदगियां थी जो सरकार शायद समझ रही थी, और मुझे लगता है कि कम से कम अक्टूबर तक ही सही एक राहत तो सरकार ने दी ही है। लेकिन मैं फिर कहूंगी कि ये केवल एक टेम्परेरी राहत है। आने वाला बिल कैसा होगा, उसमें कितने लोगों से बातचीत की जाएगी, उसका विपक्ष किस तरह से उसको विपक्ष लेगा, और सत्ता पक्ष के अंदर जो बीजेपी के सहयोगी हैं वो क्या इस तरह के किसी भी बिल में सरकार के साथ खड़ा होना चाहेंगे जिसमें उस पर आरोप लग सकते हैं कि वो पत्रकारिता का गला घोट रहे हैं? आने वाला वक्त बताएगा दोस्तों। फिर भी मैं मानूंगी दोस्तों कि 4 जून के बाद बहुत सी चीजें बदली हैं,
तो उन बदलाव में ये बदलाव भी सुखद है कि सरकार विमर्श करना चाहती है, बातचीत करना चाहती है, बिल वापस लेना चाहती है। लोकतंत्र में इस तरह की एक्सरसाइज होनी चाहिए। बहुत से लोग इसको कह सकते हैं कि यूट्यूब पत्रकारों से थर थर कांप गई सरकार, यूट्यूब पत्रकारों के आगे घुटने टेक दिए, तो ये थोड़ा अतिशयोक्ति होगा कहना, बहुत जल्दबाजी होगा कहना, क्योंकि कोई घुटने नहीं टेके हैं, बिल अभी आएगा। लेकिन कम से कम सरकार ने विमर्श के लिए बिल वापस तो लिया। पिछले 10 सालों में आप इस तरह की कोई भी फैसले की उम्मीद कर सकते थे इस सरकार से। यही जीत है लोकतंत्र की। और ये जो ताकत है ना, केवल विपक्ष को नहीं मिली, हमारे जैसे पत्रकारों को भी मिली है कि हम कम से कम अब हिम्मत कर सकते हैं आपके सामने वो बातें रखने की जो हम लगातार रख रहे थे, इस डर के बावजूद कि हम पर कभी भी नकेल कसी जा सकती है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या वजह रही होगी कि सरकार को इस तरह का बिल वापस लेना पड़ा? क्या वाकई में हमारे जैसे यूट्यूब पत्रकारों को लगातार आप जैसे लोगों का सपोर्ट है जिसकी वजह से सरकार को ये बिल वापस लेना पड़ा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या सरकार उस जनता के सपोर्ट से थोड़ी नर्वस हुई, या सरकार को ये बात समझ में आई कि जिन पत्रकारों के साथ इतने बड़े स्तर पर जनता है, अगर आप उन पर नकेल कसेंगे तो आप एक बहुत बड़ी आबादी को, देश के अंदर की बहुत बड़ी आबादी को अपने विरोध में एक तरह से प्रत्यक्ष रूप से खड़ा कर देंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन, ये 2 ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।